नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और हाँ थोड़ी उलझी हुई सी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये गुत्थी जुड़ी है चिकित्सा से। खास तौर पर यह समझना कि जब कोई मरीज अपनी तकलीफ बताता है तो उसके शब्दों के पीछे असल में चल क्या रहा होता हम सब जानते हैं। मतलब शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, है ना। खास तौर पर जब बात गहरी भावनाओं की हो या शरीर के अंदरूनी एहसासों की। और इसी चुनौती को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हैनीमैन ने भी पहचाना था। उन्होंने निष्पक्ष पर्यवेक्षक यानी अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर का एक आदर्श सामने रखा था। हमारे पास आज का स्रोत है एक लेख जिसका शीर्षक है अनुभूति की चिकित्सा शब्दों से परे। और इसमें डॉक्टर पी कुमार की एक आधुनिक व्याख्या भी है। वो हैनीमैन के विचारों को आज के विज्ञान, आज की तकनीक की कसौटी पर कसते हैं। तो आज हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम समझेंगे कि बीमारी को बताने में भाषा की सीमाएं क्या हैं, क्यों हैं, और क्या आज का विज्ञान, क्या वो हमें इन सीमाओं को लांघने में कोई मदद कर सकता है। समझते हैं अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। उनकी मशहूर किताब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा डॉक्टर या पर्यवेक्षक जो बिना किसी पक्षपात या पहले से बनी धारणा के मरीज को देखे। वो अपनी कल्पनाएं या सिद्धांत मरीज पर न थोपे, बल्कि सिर्फ उन बदलावों पर ध्यान दे जो बीमारी की वजह से मरीज के शरीर और मन में आए हैं। मतलब जो कुछ भी इंद्रियों से देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके, बस उसी पर टिके रहना। सेहतमंद हालत से जो भी हटाव हुआ है, जो डिविएशन है, उसे बिल्कुल वैसे का वैसा दर्ज करना। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट तरीका लगता है ना। हाँ बिल्कुल, सुनने में ये एक बहुत ऊंचा और ज़रूरी आदर्श लगता है। देखिए, चिकित्सा में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है ही। लेकिन डॉक्टर पी कुमार इसी पॉइंट पर एक व्यावहारिक सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ये आदर्श जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल भी है इसे पाना असलियत में। क्योंकि लक्षण लेना, मरीज से बात करना, उसकी तकलीफ को समझना, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक कला भी है। और जहाँ कला आ जाती है वहाँ व्यक्तिपरकता मतलब सब्जेक्टिविटी का आना वो लगभग तय है। आप देखिए, हर कलाकार का स्ट्रोक अलग होता है ना, भले ही वो एक ही तस्वीर बना रहे हों। ये बात तो सोचने वाली है। क्या क्या इसका कोई उदाहरण है जिससे ये और साफ हो। हाँ हाँ, डॉक्टर कुमार एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचिए कि एक ही मरीज है, उसे एक ही समय पर 10 अलग अलग होम्योपैथी डॉक्टरों के पास ले जाया गया और मान लेते हैं कि सारे डॉक्टर पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं हैनेमैन के निष्पक्ष पर्यवेक्षक वाले सिद्धांत को मानने की। लेकिन होगा क्या? असल में हर डॉक्टर का सवाल पूछने का अंदाज अलग होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, है ना। वो मरीज की किस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे ये भी अलग होगा। कोई शायद मरीज की घबराहट पर फोकस करे, दूसरा पेट दर्द पर, तीसरा शायद उसकी चुप्पी पर ही गौर करे। और हाँ, मरीज भी हर डॉक्टर के साथ थोड़ा अलग ही बर्ताव कर सकता है। तो नतीजा डॉक्टर कुमार के हिसाब से ज्यादातर संभावना यही है कि 10 डॉक्टर अलग अलग दवाओं तक पहुंचेंगे। और ये होम्योपैथी की एक सीमा है, एक ड्रॉबैक है, जिसे डॉक्टर कुमार कहते हैं कि हमें मानना होगा और इसका हल खोजना होगा। अच्छा, तो ये सब्जेक्टिविटी, ये व्यक्तिपरकता ही असली चुनौती है। मतलब निष्पक्ष होने की कोशिश तो है, लेकिन डॉक्टर का अपना नजरिया, उसका तरीका, वो नतीजे पे असर डाल ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर कुमार कहते हैं कि अब हमें सिर्फ निष्पक्ष अवलोकन के आदर्श से आगे बढ़ना होगा। हमें उन तरीकों को खोजना होगा जिनसे हम मरीज के शरीर और मन में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से पकड़ सकें। सिर्फ ये नहीं कि मरीज क्या कह रहा है या डॉक्टर क्या देख रहा है, बल्कि उसके अंदर असल में क्या हो रहा है, उस व्यक्ति विशेष में, उसमें क्या अलग है। और यहीं पर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका आती है। डॉक्टर कुमार इशारा करते हैं क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, इन जैसी तकनीकों की तरफ। मकसद यह है कि ऐसे उपकरण बने जो मरीज की हालत का ऐसा डेटा दें जो व्यक्तिपरक व्याख्याओं से कम प्रभावित हो, ताकि अलग अलग डॉक्टर भी एक जैसे नतीजों के करीब पहुंच सके। ये तो भविष्य की चिकित्सा की एक झलक सी लग रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इन तकनीकों पर और बात करें, चलिए उस मूल समस्या पर वापस लौटते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। वो भावों की गहराई बनाम शब्दों की सीमाएं।
अक्सर मरीज डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब भीड़ में जाने से मुझे बहुत घबराहट होती है। ये एक बहुत आम सा वाक्य है। हम सब ने शायद कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा या किसी को कहते सुना होगा। हाँ, ये वाक्य सुनने में बहुत आम है, लेकिन इसकी गहराई वो बहुत ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर कुमार के विश्लेषण के हिसाब से इस एक वाक्य के पीछे छुपी हुई अनुभूति का एक पूरा संसार हो सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति के लिए भीड़ का मतलब हो बचपन की कोई भूली हुई चोट, कोई डर जो अचानक जाग गया हो सकता है उसका शरीर कांपने लगता हो, हथेलियों में पसीना आता हो, दिल जोरों से धड़कता हो और अंदर ही अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी या आत्मग्लानि महसूस होती हो। शायद उसे ऐसा लगता हो जैसे उसका अपना वजूद ही खतरे में है, एक तरह का अस्तित्व का भय, मतलब एग्जिस्टेंशियल ड्रेड जिसे कहते हैं। बाप रे, मतलब एक छोटे से आम से लगने वाले वाक्य के पीछे इतना कुछ। बिल्कुल, और यही तो क्रक्स है। मरीज ने जो कहा मुझे घबराहट होती है, वो उसकी अंदरूनी सुनामी की सतह पर उठी एक छोटी सी लहर भर है। उसकी असली अनुभूति, उसकी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का जो पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा है, जिसे डॉक्टर कुमार शायद मजाक में या गंभीरता से क्वांटम डेटा कह सकते हैं, वो शब्दों की पकड़ से बहुत बहुत आगे हैं। इसमें वो सारी सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, विचार हैं, यादें हैं जो उस घबराहट को बनाती हैं। और खतरा यही है, अगर डॉक्टर जो खुद को निष्पक्ष पर्यवेक्षक मान रहा है वो सिर्फ इन शब्दों को पकड़ ले और उसी के आधार पर इलाज तय कर दे, तो बहुत मुमकिन है कि वो असली जड़ तक पहुंच ही ना पाए। वो शायद घबराहट कम करने की दवा दे दे, लेकिन उस घबराहट के पीछे जो छुपा है, वो गहरी वजह, वो अनकही कहानी, वो अनदेखी रह जाए। तो ये शब्द आखिर हमें धोखा क्यों दे जाते हैं? मतलब क्यों ये भावना की पूरी तस्वीर नहीं बना पाते? क्या स्रोत में इसके कुछ कारण बताए गए हैं? हाँ, स्रोत में कुछ मुख्य कारणों पर रोशनी डाली गई है। पहला कारण तो हमारी भाषा की, आप कह सकते हैं, बनावट और सीमा ही है। सोचिए, हमारा दिमाग एक साथ कितनी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। दिखना, सुनना, सूंघना, छूना, अंदरूनी शारीरिक संवेदनाएं, विचार, भावनाएं, लाखों सिग्नल हर पल। लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो हमारी वाणी, हमारी जुबान इस विशाल डेटा का एक बहुत छोटा फिल्टर किया हुआ हिस्सा ही बाहर ला पाती है। जैसे एक बहुत बड़ी नदी को एक पतली सी पाइपलाइन से निकालने की कोशिश कर रहे हों। ये तो सही बात है। हम महसूस तो बहुत कुछ करते हैं पर कह बहुत कम पाते हैं। बिल्कुल। दूसरा कारण है कि भावना या अनुभूति, मतलब फीलिंग या इमोशन, वो अपने आप में शब्द नहीं है। वो एक एहसास है, एक तजुर्बा है। उसे शब्दों में ढालना ये एक जटिल प्रक्रिया है। ये इस पे निर्भर करता है कि मरीज अपने अंदर चल रही चीजों को कितना समझ पा रहा है, उसकी बुद्धि, मतलब आईक्यू कैसी है, उसमें अपनी बात खुलकर कहने का कितना साहस है, कहीं वो डर या शर्म की वजह से कुछ छुपा तो नहीं रहा। और हाँ, उसकी भाषा पर पकड़ कितनी है, उसके पास सही शब्द हैं भी या नहीं अपनी बात कहने के लिए, ये सब मायने रखता है। और तीसरा कारण वो शायद डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। हाँ, तीसरा कारण है डॉक्टर का अपना इंटरप्रिटेशन बायस, मतलब व्याख्या करने का पूर्वाग्रह। जैसे ही मरीज कुछ कहता है, डॉक्टर का जो प्रशिक्षित दिमाग है वो अनजाने में ही उस जानकारी को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वो सुनी हुई बात को अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी पसंदीदा थ्योरीज और दवाओं के फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करता है। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन इसमें खतरा यह है कि डॉक्टर मरीज की बात का वो मतलब निकाल सकता है जो शायद मरीज का था ही नहीं। उसकी अपनी समझ, उसका अपना फिल्टर, वो बीच में आ जाता है। तो मरीज कहता कुछ है, डॉक्टर समझता कुछ और है, और इलाज वो किसी तीसरी ही दिशा में जा सकता है। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ मरीज है जो पूरी बात कह नहीं पा रहा, दूसरी तरफ डॉक्टर है जो शायद पूरी बात समझ नहीं पा रहा। तो फिर इस खाई को कैसे पाटा जाए? क्या शब्द पूरी तरह बेकार है या कोई तरीका है शब्दों के पार देखने का? नहीं, शब्द बेकार नहीं है, वो शुरुआती बिंदु हैं, बिल्कुल, लेकिन हमें उनसे आगे जाना होगा। स्रोत कुछ दिलचस्प समाधान सुझाता है। पहला है शब्दों को सिर्फ उनके शाब्दिक अर्थ में नहीं देखना, बल्कि उनके पूरे भावनात्मक स्पेक्ट्रम में समझना। भावनात्मक स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ ये न सुने कि मरीज ने क्या कहा, बल्कि ये भी ध्यान दें कि कैसे कहा। उसकी आवाज का टोन कैसा था, क्या उसमें उदासी थी, डर था, गुस्सा था, उसकी आवाज कहाँ कांपी, बोलते हुए कहाँ रुका, क्या उसकी सांस तेज चल रही थी, उसके चेहरे के भाव क्या कह रहे थे, आंखों में क्या था। ये सब, ये जो नॉन वर्बल संकेत है ना,
जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण डेटा है जितना कि बोले गए शब्द। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस पर काफी काम हो रहा है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और AI आधारित इमोशन रिकग्निशन सिस्टम्स, वो इसी कोशिश में है कि आवाज के पैटर्न से, चेहरे के भावों से भावनाओं को पहचाना जा सके। ये तकनीकें डॉक्टर को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब तकनीक भावनाओं को पढ़ने में मदद कर सकती है। पर क्या ये काफी होगा? ये एक हिस्सा है। दूसरा समाधान है बायोफीडबैक और वॉइस रेजोनेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल। ये सुनने में थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, पर इनका सिद्धांत सरल है। देखिए, हमारा शरीर हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी हृदय गति बदल जाती है, हमारी त्वचा का प्रतिरोध बदल जाता है, हमारी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, यहाँ तक कि हमारी आवाज का कंपन या पिच भी बदल सकती है। बायोफीडबैक उपकरण इन्हीं शारीरिक संकेतों को मापते हैं। कल्पना कीजिए, डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है और साथ में एक स्क्रीन पर देख पा रहा है कि किस बात को कहते हुए मरीज के शरीर में तनाव बढ़ रहा है, भले ही मरीज कह रहा हो सब ठीक है। वॉइस रेजोनेंस सिस्टम आवाज की बारीकियों का विश्लेषण करके भावनात्मक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक तरह से शरीर की अनकही भाषा को सुनना है। तो ये उपकरण एक तरह से डॉक्टर के कान और आंखें बन सकते हैं, उन चीजों को देखने सुनने के लिए जो सामान्य तौर पर पकड़ में नहीं आती। और तीसरा तरीका क्या बताया गया है? तीसरा तरीका तकनीक से ज्यादा मानवीय है। इसे स्रोत में फीलिंग मैपिंग कहा गया है, यानी मरीज की अनुभूतियों का, उसके एहसासों का एक नक्शा तैयार करना। ये इस गहरे सिद्धांत पर आधारित है कि अक्सर जो नहीं कहा गया वो कहे गए से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्रोत में एक लाइन है, What is unspoken is often more curative than what is spoken। मतलब जो अनकहा रह गया है अक्सर उसी में इलाज की चाबी छुपी होती है। लेकिन इस अनकहे को सुनेगा कौन? मशीनें तो शायद अनकहे को ना पकड़ पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर डॉक्टर की भूमिका बदल जाती है। उसे सिर्फ निष्पक्ष श्रोता यानी अनप्रेजुडिस्ड लिसनर नहीं बनना है, बल्कि सहानुभूतिपूर्ण अनुनादक यानी एम्पैथेटिक रेजोनेटर बनना होगा। अनुनादक रेजोनेटर वो होता है जो दूसरे की तरंगों के साथ तालमेल बिठा ले, वाइब्रेट करे। डॉक्टर को मरीज की भावनाओं के साथ रेजोनेट करना होगा, उसकी चुप्पी को, उसके संकोच को, उसके डर को महसूस करना होगा। इसके लिए गहरी सहानुभूति यानी एम्पैथी और ध्यान से सुनने यानी एक्टिव लिसनिंग की जरूरत है, जहां डॉक्टर सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि मरीज के अनुभव को सचमुच महसूस करने की कोशिश कर रहा है। ये तकनीक और मानवीय संवेदना का मेल है। तो ये तीनों समाधान, मतलब भावनात्मक स्पेक्ट्रम को समझना, बायोफीडबैक जैसी तकनीक का इस्तेमाल और गहरी सहानुभूति के साथ फीलिंग मैपिंग, ये सब मिलकर एक ज्यादा पूरी, मुकम्मल तस्वीर बना सकते हैं। और इसी समझ के आधार पर डॉक्टर पी कुमार ने हैनेमन के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक नया सूत्र दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर कुमार ने इन सब बातों को समेटते हुए एक तरह का नया सूत्र या कहें कि एक नया दृष्टिकोण सामने रखा है। मैं उसे स्रोत के अनुसार बताने की कोशिश करता हूं। मरीज द्वारा बोली जाने वाली भाषा, स्पोकन लैंग्वेज, असल में उसके अंदर चल रही गहरी गूंज, डीप इनर रेजोनेंस की एक सतही लहर, सुपरफिशियल वेव मात्र है। एक सच्चा वैज्ञानिक पर्यवेक्षक, ट्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वर केवल शब्दों को नहीं सुनता, वो उस ऊर्जा और भावना, एनर्जी एंड फीलिंग को भी सुनता है जिसे शब्द व्यक्त करने में अक्सर असफल रहते हैं। क्वांटम डायग्नोस्टिक उपकरणों, इमोशनल बायोफीडबैक और रेजोनेंस मैपिंग की मदद से आधुनिक चिकित्सक भाषा की व्यक्तिपरक सीमाओं, सब्जेक्टिव लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज को पार कर सकता है और बीमारी की वास्तविक, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सतही लहर तो वही है जो मरीज बोल रहा है, उसके शब्द जैसे समंदर की सतह पर दिखने वाली लहरें। लेकिन असली हलचल, असली गहराई तो नीचे है। गहरी गूंज उस अंदरूनी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को दिखाती है जो शब्दों में पूरी तरह नहीं आ पाती। ये वो असली अनुभव है। एक सच्चा पर्यवेक्षक सिर्फ लहरों को देखकर नहीं रुकता, वो नीचे की गहराई को, उस गूंज को महसूस करने की कोशिश करता है। और इसके लिए वो सिर्फ अपने कानों और आंखों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि क्वांटम डायग्नोस्टिक उपकरण, भावनात्मक बायोफीडबैक, रेजोनेंस मैपिंग जैसे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करता है। ये साधन उसे उस ऊर्जावान छवि तक पहुंचने में मदद करते हैं। ऊर्जावान छवि को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीमारी का एक तरह का भावनात्मक और सूक्ष्म ऊर्जा का ब्लूप्रिंट, जो सिर्फ लक्षणों की लिस्ट से कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत होती है।
ये हैनीमैन के निष्पक्ष अवलोकन का एक तरह से कह सकते हैं कि 21वीं सदी का अपग्रेडेड वर्जन है, जो व्यक्तिपरता की सीमाओं को तकनीक और गहरी मानवीय समझ से लांघने की कोशिश करता है। वाह, ये तो सचमुच एक नई दिशा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह निकलती है कि चिकित्सा में खासकर जहां मरीज की व्यक्तिपरक अनुभूति, उसका सब्जेक्टिव एहसास मायने रखता है, जैसे होम्योपैथी या मनोचिकित्सा में, वहां शब्द सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं है। भाषा वो पुल है जिस पर चलकर डॉक्टर मरीज की दुनिया में दाखिल होता है, लेकिन बीमारी की जड़ें अक्सर उस पुल के नीचे बह रही भावनाओं की गहरी अनदेखी नदी में होती हैं। और हैनीमैन का वो निष्पक्ष पर्यवेक्षक का आदर्श, वो अब कहाँ खड़ा है? वो आदर्श आज भी उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद और भी ज्यादा। लेकिन डॉक्टर कुमार की व्याख्या के अनुसार सच्चा निष्पक्ष अवलोकन तभी हो पाएगा जब डॉक्टर कई स्तरों पर एक साथ सुनने में सक्षम हो। उसे शब्दों को सुनना है, उसे तकनीक जो शारीरिक संकेत बता रही है उन्हें समझना है, और उसे अपनी सहानुभूति और अंतर्ज्ञान से मरीज की अनकही भावनाओं को भी महसूस करना है। ये एक तरह की होलिस्टिक लिसनिंग है, तकनीकी, भावनात्मक और सूक्ष्म तीनों लेवल्स पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है बाकी। हाँ, और ये हमें अंत में एक सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम ये मानते हैं कि शब्द हमारी पूरी सच्चाई, हमारे पूरे अनुभव को बताने में हमेशा अधूरे रहेंगे, तो चिकित्सा में सुनने की कला को किस तरह से फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, खासकर अब जब हमारे पास ऐसी तकनीकें विकसित हो रही हैं जो शायद शब्दों के परे जाकर सीधे भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पढ़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। क्या ये तकनीकें डॉक्टर की मानवीय समझ की जगह ले लेंगी या उसे और गहरा बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में चिकित्सा जगत को गंभीरता से सोचना होगा।